बेटा 10वीं क्लास का आज का हमारा लेक्चर है अबाउट दी बायो जियो केमिकल साइकिल्स। हमने कार्बन साइकिल पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके भी और नाइट्रोजन साइकिल भी। नाइट्रोजन साइकिल तो कभी कभार एक ही दफा 8 नंबर का भी आ जाता है, यानी उसमें ए बी पार्ट नहीं होते, डायरेक्ट पूरा नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन करना होता है। तो ये इस हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम एक बड़े ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन को, और इसी तरतीब से इसको लिखना जरूरी होता है ताकि इसकी लेंथ भी सही बने और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी पूरी की पूरी हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जियो बायोकेमिकल या बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये चीज क्या होती है, यानी डेफिनेशन इसकी। तो इसको हम बेटा कहते हैं, ये अगर आप गौर करें, सिंपल सी बात है कि सारी अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो सारी जिंदा चीजें किस चीज की बनी होती है, मेटल की बनी होती है ऑब्वियसली, ठीक है, यानी सेल्स की, सेल्स एटम से आपको अच्छी तरह पता है। तो ये जो मेटल है बेसिकली वो जमीन के अंदर से ही आता है और फिर वो जिंदा चीजों का पार्ट बनता है, और फिर जिंदा चीजों के बनने के बाद वो जमीन के अंदर ही वापस चला जाता है, यानी एनवायरनमेंट टू लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग टू environment back, यानी ये वो हम कहेंगे these are the cyclic pathways through which substances move from environment to living things and back to the environment। अगर मैं यहाँ पे environment लिखूं तो environment से living things में और living things से environment में क्या क्या, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, इसके अलावा बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, मुख्तलिफ चीजें सारी की सारी बायो एलिमेंट्स, सिमिलरली और बहुत सारे मिनरल्स और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी वो चीजें जिनको हम न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी इनको कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को ही। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि ये केमिकल साइकिल होता क्या है। अब हम इनमें से कार्बन की एग्जांपल को लेके द कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल में होता क्या है, अगर आप गौर करें, सबसे पहले बेटा आपने हेडिंग लेनी है द सोर्सेज ऑफ कार्बन। कार्बन के सोर्स बेटा क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप गौर करें तो आपको अच्छी तरह पता है कि डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट, ठीक है, इसके अलावा कोल, गैस, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारा कुछ जो है वो कार्बन का ही सोर्स है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा अहम तरीन सोर्स अवेलेबल है जिंदा चीजों को, दैट इज 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये जो है ना एयर वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ये जब जलते हैं डायमंड, ये डायमंड के अलावा कोयला वगैरह जब जलता है, फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल, गैस वगैरह जब लकड़ी जब जलती है, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी हवा में जाती है, और हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद की मिकदार इतनी होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड मेन है जो जिंदा चीजों को खास तौर पे वो इस जिंदा चीजों के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अब अगर हम लिखें, फर्ज किया मैं साथ साथ एक डायग्राम के ऊपर भी, तो फर्ज किया बेटा ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का सोर्स यही है ना, इंपॉर्टेंट कार्बन सोर्स है ये। वैसे तो डायमंड में भी कार्बन है, करें। अच्छा, अब अगली हम बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जिंदा चीजों, क्योंकि हम एनवायरनमेंट टू लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो जिंदा चीजों के अंदर लाने के लिए तरीकाकार कौन सा है, तो वो बेटा एक ही तरीकेकार है। पानी के अंदर भी वही इस्तेमाल होता है और खुश्की के अंदर भी वही इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट ये है जी वाटर, ये है पानी, ठीक है, एक नहर, झील, जो भी है आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है ना, तो
एटमॉस्फेयर के अंदर से जो लिविंग थिंग्स हैं, और उनमें सबसे पहले आते हैं बेटा प्लांट्स, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रोड्यूसर्स, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की मदद से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पानी के अंदर हो चाहे वो पानी के बाहर हो। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड चाहे पानी में हल हो जाए, यहां पे भी फोटोसिंथेसिस ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, और यहां पे भी फोटोसिंथेसिस ही इस्तेमाल होता है। और इस फोटोसिंथेसिस को यहां पानी के अंदर भी मुख्तलिफ फर्ज किया होते हैं, जो कि ये जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इस पानी को, इस प्लांटेशन को, वो यानी, और इसमें क्या, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल और कौन प्ले करता है, लाइट, यानी सन की लाइट की एनर्जी जो है वो भी इसी प्रोसेस में हिस्सा लेती है, इधर भी अलग। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन को जिंदा चीजों में लाने का एक ही मेथड है, दैट इज दी फोटोसिंथेसिस, यानी पहला स्टेप जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस, अब लिखेंगे, अब मैं सिर्फ हेडिंग मैंने सिर्फ छोटी सी बता दी, आप पूरा स्टेप लिखेंगे। द मेन स्टेप ऑफ ब्रिंगिंग द कार्बन इनटू द लिविंग सिस्टम इज द फोटोसिंथेसिस। In the photosynthesis, the carbon dioxide present in the atmosphere is taken up by the producers, यानी by the plants, or by algae or some other plants present in the aquatic, यानी पानी वाले environment, उसके पानी के environment में रहने वाले और खुशकी पे रहने वाले producers यानी plants जो हैं, they perform photosynthesis and they utilize the carbon and they bring that carbon into the living system. अब अगली बात बेटा क्या होती है, वो ये है कि ये वाला जो कार्बन है, ये जो मतलब अब वो कार्बन जिंदा चीजों का हिस्सा बन गई है, अब ये फूड चेन में चले जाते हैं। आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सारे एनिमल्स ही तो होते हैं कि नहीं होते? ये सारे एनिमल्स होते हैं, तो आप एक ही ऐसे हेडिंग बना दो, सही है। तो ये एक फूड चेन है। इसी तरह यहां पे भी मछलियों को एनिमल्स आप यहां पे लिख लेते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं। तो ये भी हमें समझ आ गया कि जनाब ये क्या होता है। तो प्लांट्स इनकी खुराक बनते हैं, और इसी तरह एक्वाटिक प्लांट्स भी एक्वाटिक एनिमल्स की खुराक बनते हैं, और वही सारी कार्बन प्लांट्स के जरिए इधर चली जाती है कंज्यूमर और फूड चेन, और पूरी फूड चेन के अंदर चली जाती है। अब हवा के अंदर अगर बेटा देखें, दो, अब इसके बाद दो ऑप्शंस हैं वापस जाने के। वापस जाने के कितने ऑप्शन है? वैसे तो तीन ऑप्शन हम अभी बात करेंगे, एक तीसरा एडिशनल है। वो क्या है? वो है नंबर 1, एनिमल्स भी सांस लेते हैं और ये वाले एनिमल्स भी सांस लेते हैं, करें? तो इससे क्या होगा, यानी ये वाले एनिमल्स से आप शुरू करें और इनको भी उसके साथ ही ऐड कर दें, तो समझ रहे ना बात? ये सांस लेते हैं मतलब रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से आपको पता है 6C6H12O6 + 6O2 leads to CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये का बाकी हम पढ़ते ही नहीं था, प्लस वाटर एनर्जी ही है, और क्या। तो ये नंबर 1 तरीका है बैक जाने का। नंबर 2 तरीका क्या है कि इस एनिमल्स की फौतगी के बाद, यानी इनकी डेथ के बाद, मैं इसको बना देता हूं ब्लू से, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ, एनिमल्स की डेथ और एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ, इवन प्लांट्स की डेथ, इवन इन प्रोड्यूसर्स की डेथ, यानी इनकी डेथ के बाद इनकी डेड बॉडीज होती हैं, और इनकी डेड बॉडीज को क्या किया जाता है? डीकंपोजिशन, और उस डीकंपोजिशन से क्या बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, और उन फ्यूल्स को जब जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो वापस एनवायरनमेंट के पास आ जाती है। तो ये है वो तरीके बेटा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जिंदा चीजों में और फिर यहां से वापस
जाती है। यानी नंबर 1 आने का तरीका क्या है, एक ही है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, चाहे वो पानी में हो चाहे वो खुश्की में हो। और हवा में वापस एनवायरनमेंट के बाद वापस जाने का तरीका क्या है, उनकी सांसों के जरिए और उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडीज के बने हुए फॉसिल फ्यूल्स के जलने के जरिए। तो ये है बेटा वो तरीकेकार जिसके जरिए। अच्छा, ये जो बैलेंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बरकरार नहीं रहेगा तो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, जिंदा चीजों को फूड के बड़े मसले मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि इंसान क्या करते हैं, इंसान बेटा प्लांट्स को कर देते हैं रिमूव अपने घर बनाने के लिए, अपना 100 और मसले मसाइल के लिए। तो जब इंसान प्लांट्स को रिमूव करते हैं तो प्लांट्स जो इस पूरे सिस्टम का मेजर इंपॉर्टेंट तरीन जो पार्टनर है वो प्लांट्स या एल्गी है। तो पानी के अंदर तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन प्लांट्स के अंदर इतना मसला जरूर होता है कि फूड फिर अवेलेबल नहीं होती। लेकिन खुदा का शुक्र इतना है कि इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इंसान खुश्की के ऊपर, खुश्की का टोटल फोटोसिंथेसिस सिर्फ 10% है, यानी पूरी दुनिया में इतना फोटोसिंथेसिस होता है वो उसका सिर्फ खुश्की के ऊपर कितना होता है, सिर्फ 10%। बाकी 90% फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, पानियों के अंदर। तो पानियों पे एनवायरनमेंट को इंसान अभी कर तो रहा है, लेकिन अभी उतना खराब नहीं कर पाया जितना उसने खुश्की के बेड़े लगे हैं। तो अभी तक तो इकोसिस्टम स्टेबल है, लेकिन अगर इंसान की एक्टिविटीज इसी तरह गाड़ियों की ज़्यादा इस्तेमाल करके, फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा बर्न करके, इंडस्ट्री लगा के, उससे क्या होता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जो दरख्त उसको जज़ब करते हैं उनको खत्म कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली फिर आगे पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या नुकसान हैं, हमें उससे कोई लेना देना अभी नहीं है। अभी हमें सिर्फ कार्बन साइकिल को पढ़ना था। इसमें बेटा कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, फिर हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं।